डायबिटीज कोई अलग बीमारी नहीं है। डायबिटीज के कारण हमारे कई महत्वपूर्ण अंग प्रभावित होते हैं और हम कई गंभीर बीमारियों में फंस जाते हैं। आज हम बात करेंगे डायबिटीज के कारण, इसके विभिन्न जटिलताओं, पारंपरिक इलाज और दुनिया भर में उपलब्ध कुछ एडवांस्ड ट्रीटमेंट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं डायबिटीज के कारण की। हमारे इस एशियाई क्षेत्र में हम वास्तव में बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट या शर्करा का सेवन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, चीनी, ये सब हमारी रोज की डाइट में जरूरत से कहीं ज्यादा होते हैं और इस लगातार कार्बोहाइड्रेट एक्सपोजर के कारण हमारे शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसी वजह से बांग्लादेश में डायबिटीज के मामले बहुत 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 बढ़ रहे हैं और पिछले 10 सालों में इसकी मात्रा लगभग 3 गुना हो गई है। इसके बाद डायबिटीज का दूसरा कारण जो मैं बताना चाहूंगी, कई लोग सोचते हैं कि यह जेनेटिक समस्या है। अगर परिवार में माता पिता या किसी करीबी को डायबिटीज है तो अगली पीढ़ी को भी डायबिटीज होगी। यह धारणा अब बदल चुकी है। केवल लाइफस्टाइल में बदलाव करके हम इस जेनेटिक म्यूटेशन के असर को बदल या नियंत्रित कर सकते हैं। तो दूसरा कारण है हमारा लाइफस्टाइल। हमारे सुस्त जीवन शैली में हम नियमित व्यायाम नहीं करते, हम रोजाना कैलोरी बर्न नहीं करते, हम जो भी खाते हैं वह स्वस्थ भोजन नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, कई बार हम अपने अतिरिक्त काम के दबाव या किसी भी कारण से शरीर को ठीक से आराम नहीं दे पाते। इसलिए नींद की गड़बड़ी भी डायबिटीज का एक मुख्य कारण है। चौथा कारण, जिसे हम कभी नकार नहीं सकते, वजन बढ़ना। कई लोग सोचते हैं कि अधिक वजन का मतलब है कई बीमारियों का कारण, जिनमें से एक डायबिटीज है। अगर शरीर में कोई हार्मोनल समस्या है तब भी वजन बढ़ता है और वहां से डायबिटीज होती है। और पांचवा कारण, जो अब अक्सर देखा जा रहा है, गर्भावस्था के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज। यह भी हमारी अपनी जागरूकता की कमी के कारण हो रहा है। गर्भावस्था के समय हम बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं जिसकी वास्तव में जरूरत नहीं होती। गर्भावस्था के समय हमें भरपूर पोषण की जरूरत होती है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि गर्भावस्था के दौरान हमारे शरीर को सही पोषण मिले। अतिरिक्त शर्करा की जरूरत नहीं है। इन 5 कारणों से बांग्लादेश में डायबिटीज के मामले बहुत बढ़ रहे हैं। अगर हम इन 5 कारणों को बदल सकें तो निश्चित ही हम खुद को डायबिटीज से बचा सकते हैं। और जरा ध्यान दीजिए, इन 5 कारणों को बदलना हमारे अपने ही हाथ में है। ये थे डायबिटीज के मुख्य कारण जो बांग्लादेश या एशियाई क्षेत्र में हमारे लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। तो आप देखेंगे कि हम पारंपरिक दवाओं में डायबिटीज का इलाज कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले हम यही कहते हैं कि लाइफस्टाइल में बदलाव करना होगा, नियमित व्यायाम करना होगा और इसके साथ ही हम क्या करते हैं, विभिन्न दवाएं जोड़ते हैं। कभी कभी इंसुलिन देते हैं, कभी कभी अलग अलग तरह की एंटी हाइपोग्लाइसेमिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। अगर वे दवाएं असर नहीं कर रही हैं तो बाद में हम इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं और जब ये भी असर नहीं करती तब हम इंसुलिन की मात्रा बढ़ा देते हैं। फिर भी जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो देखा जाता है कि हमारे शरीर के विभिन्न महत्वपूर्ण अंग प्रभावित होने लगते हैं। ये ही जटिलताएं हैं। इन जटिलताओं के बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि पारंपरिक दवाओं के साथ साथ अब हमारे पास डायबिटीज के लिए विश्व स्तर पर उन्नत उपचार भी उपलब्ध हैं। पारंपरिक दवाओं के अलावा हमें यह याद रखना चाहिए कि डायबिटीज एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। किसी भी कारण से हमारे शरीर में शुगर मेटाबॉलिज्म में बाधा आती है और वहीं से हमारे ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है। इस ब्लड शुगर को नियंत्रित रखना और साथ ही हमारे शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग हैं, सबसे पहले नंबर 1 पर आता है किडनी, फिर लिवर, हार्ट, ब्रेन, आंत। इन सभी अंगों की भी हमें सुरक्षा करनी होती है। इसलिए
अगर डायबिटीज में ब्लड शुगर नियंत्रण में रहे तो हम इन अंगों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी डायबिटीज नियंत्रण में है। डायबिटीज तभी नियंत्रण में मानी जाएगी जब आपके सभी महत्वपूर्ण अंग सही तरीके से काम कर रहे हों। मेटाबॉलिज्म के लिए हमें इन सभी अंगों की जरूरत होती है, और अगर मेटाबॉलिज्म सही से नहीं होता तो कभी भी किसी भी पारंपरिक दवा के माध्यम से भी इसका समाधान नहीं हो सकता। हम डायबिटीज को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं और तभी मरीज अलग अलग जटिलताओं की ओर बढ़ता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यूरोप, अमेरिका या दुनिया भर में जो एडवांस्ड ट्रीटमेंट्स डायबिटीज के लिए अब आए हैं, उनमें सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रभावी इलाज है डाइटरी मॉडिफिकेशन। डायबिटीज होने पर हम सभी पारंपरिक दवाओं में भी हमेशा एक रेगुलर डाइट चार्ट देते हैं जिसे आपको फॉलो करना चाहिए, लेकिन हम यह फॉलो अप नहीं करते कि मरीज वाकई में इसे फॉलो कर रहे हैं या नहीं। इसलिए सही काउंसलिंग और डाइटरी मॉडिफिकेशन, इन दो चीजों के जरिए हम अप्रोच करते हैं। इससे आप डायबिटीज का 50 से 60% तक नियंत्रण कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद आपके लिए जरूरी है रोजाना एक्सरसाइज और निश्चित रूप से तनाव से राहत भी। तो यह तनाव से राहत या स्ट्रेस रिलीफ अगर हमारे काम से जुड़ा हुआ है तो उस स्थिति में भी ध्यान देना चाहिए। हम अपने कामों को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हम स्ट्रेस को अवॉइड कर सकते हैं। स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए हम यूरोपियन वेलनेस विला मेडिकल में यूरोपियन स्टैंडर्ड जर्मन टेक्नोलॉजी की साउंड थेरेपी या प्लाज्मा स्केलर वेव का इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्वांटम फिजिक्स के जरिए की जाती है। यह आपके शरीर, दिमाग और आपके ब्रेन की उन कोशिकाओं को जो लगातार तनाव में रहती है, उन्हें रिलैक्स करने में मदद करती है। बहुत से लोग देखेंगे कि दिन भर ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है, लेकिन सुबह फास्टिंग ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं रहता। इसका मुख्य कारण है रात में सही से नींद न होना, और उसका कारण है कि आप स्ट्रेस लेकर बिस्तर पर जा रहे हैं। इसलिए स्ट्रेस रिलीफ एडवांस्ड डायबिटीज ट्रीटमेंट का दूसरा सबसे जरूरी प्रोटोकॉल है। पहला है डाइटरी, दूसरा है स्ट्रेस रिलीफ, तीसरा है एक्सरसाइज और कैलोरी बर्न, और चौथा है कुछ सप्लीमेंट्स। डायबिटीज होने पर हमारे शरीर में कई तरह की मिनरल्स की कमी हो जाती है। जब तक यह कमी पूरी नहीं होगी तब तक आपका मेटाबॉलिज्म सही से नहीं चलेगा। हम में से कई लोग बिना डॉक्टर की सलाह के अलग अलग तरह के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, ओमेगा 3 ले रहे हैं, क्रिल ऑयल ले रहे हैं। तो हमें याद रखना चाहिए कि हर मरीज के लिए ये सप्लीमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, यह जनरलाइज्ड नहीं है। इसलिए ऐसे किसी भी सप्लीमेंट का इस्तेमाल करने से पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। और अगर आप यह न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी पूरी नहीं कर पाए तो कभी भी आपका मेटाबॉलिज्म सही नहीं होगा। सप्लीमेंट्स हमारा चौथा तरीका है एडवांस्ड ट्रीटमेंट के साथ। और पांचवा है, अगर आपको डायबिटीज हो गई है तो इसका मतलब है कि आपके पैंक्रियाज के बीटा सेल्स से सही से इंसुलिन सिक्रेट नहीं हो पा रहा है। और अगर इंसुलिन सही से सिक्रेट नहीं हो पा रहा तो चाहे आप कितनी भी ट्रीटमेंट कर लें, आपके पैंक्रियाज में नए सेल्स नहीं बन रहे। इसलिए हम यूरोपियन स्टैंडर्ड पैंक्रियाज स्पेसिफिक स्टेम सेल्स दे रहे हैं, जो आपके पैंक्रियाज के डैमेज्ड सेल्स को रिपेयर और रिजुवेनेट कर रही हैं। साथ ही यह आपके शरीर में फिर से इंसुलिन सिक्रेट करने में मदद कर रही हैं। इसके अलावा हम अल्फा लाइपोइक एसिड इन्फ्यूजन या अल्फा लाइपोइक एसिड ओरल सप्लीमेंट्स भी दे रहे हैं, जो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने में मदद करेंगे। क्योंकि हम लगातार कार्बोहाइड्रेट एक्सपोजर में थे, भले ही अब हम डाइट में आ गए हैं डायबिटीज होने के बाद, लेकिन पहले हम लगातार कार्बोहाइड्रेट एक्सपोजर में थे। इसी वजह से इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो गई और रेजिस्टेंस बढ़ गया। इस चीज को हमें कवर करना होगा। और अल्फा लाइपोइक एसिड शरीर का ऐसा एंजाइम है जो इंसुलिन सेंसिटिविटी और मेटाबॉलिज्म रेट दोनों को बढ़ाता है। तो ये है डायबिटीज के मुख्य रूट कॉज ट्रीटमेंट। तो कन्वेंशनल मेडिसिन के साथ साथ एडवांस्ड मेडिसिन का मतलब है
रिजेनरेटिव मेडिसिन का मतलब ही है कि और भी बेहतर तरीके से आपकी डायबिटीज के रूट कॉज को ट्रीट किया जाए, ताकि आपको लंबे समय तक दवाइयों पर निर्भर न रहना पड़े। या अगर आप इंसुलिन ले भी रहे हैं, तो उस इंसुलिन पर भी आपकी निर्भरता कम की जा सके। मैं यहाँ खास तौर पर टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रहा हूँ। टाइप 1 डायबिटीज के मामले में हमारा इलाज प्रोटोकॉल थोड़ा अलग होता है, क्योंकि यह एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इस स्थिति में पैंक्रियाज की कोशिकाओं से इंसुलिन का स्राव वैसे नहीं हो पाता। हालांकि हम इसमें स्टेम सेल थेरेपी करते हैं, लेकिन टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज दोनों के प्रोटोकॉल पूरी तरह अलग होते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज के इस एडवांस ट्रीटमेंट के बारे में अगर संक्षेप में कहें, तो सबसे पहले जरूरत पड़ने पर पारंपरिक दवाइयां जरूरी है। दूसरा, डाइट में बदलाव। तीसरा, नियमित व्यायाम। चौथा, सप्लीमेंट्स। चौथा, लाइफस्टाइल में अल्फा लिपोइक एसिड का सेवन भी शामिल है। और अंत में पांचवा, स्टेम सेल थेरेपी। स्टेम सेल ही डायबिटीज मरीजों के लिए अंतिम समाधान है। चलिए जानते हैं कि डायबिटीज को लेकर इतनी बातें क्यों होती हैं। क्योंकि अब बहुत लोग मानते हैं कि 30 से 40 की उम्र के बाद डायबिटीज बहुत आम है। ऐसा नहीं है। डायबिटीज आपके नियंत्रण में है, और अगर आप चाहें तो डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप डायबिटीज को कंट्रोल नहीं करते हैं, तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? नंबर 1, मैं फिर से कह रहा हूं, नंबर 1, क्रॉनिक किडनी डिजीज, यानी कि किडनी की बीमारी डायबिटीज की सबसे पहली और सबसे बड़ी जटिलता है। हमारे पास कई ऐसे मरीज हैं जिनका शुगर कंट्रोल में रहने के बावजूद भी किडनी की बीमारी हो रही है और उन्हें डायलिसिस तक जाना पड़ रहा है। तो हमारा यही प्रयास है कि जनवरी में या उससे पहले ही हम यह एडवांस्ड ट्रीटमेंट डायबिटीज के मरीजों तक पहुंचा सकें। यही यूरोपियन वेलनेस फिल्म मेडिकल का एकमात्र उद्देश्य है। नंबर 2, निश्चित रूप से फैटी लिवर, लिवर की समस्या, लिवर डिजीज, ये सब भी डायबिटीज की जटिलताएं हैं। नंबर 3, अल्जाइमर और मेमोरी लॉस। नंबर 4, अपच, पाचन संबंधी समस्याएं, गैस्ट्राइटिस। नंबर 5 और सबसे महत्वपूर्ण वह यह है कि डायबिटीज के मरीजों में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, मेटाबॉलिज्म रात में कम हो जाता है, और उनमें इस्कीमिक हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक या हार्ट ब्लॉकेज होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। और निश्चित रूप से जो पुरुष मरीज हैं, उनमें से लगभग 95% डायबिटीज के मरीज यौन समस्याओं और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से पीड़ित होते हैं, जो कि बहुत आम है और हमारे पुरुष मरीजों के लिए बहुत चिंता का विषय है। तो ये जटिलताएं डायबिटीज के साथ आती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ ब्लड शुगर बढ़ रहा है, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। और डायबिटीज की ये जटिलताएं सच में जीवन के लिए खतरा बन जाती हैं। और अगर इन्हें शुरू से ही नए और उन्नत तरीकों से इलाज न किया जाए, तो मरीजों की तकलीफें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं।